हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ा मार्केट में एक इशू उठा है। इशू ये है कि जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट या आपका एफडीआर का इंटरेस्ट है या आपके कोई पीपीएफ है उस पर आपको इंटरेस्ट अक्रू होता है, क्या वो जो आप टर्नओवर की एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन करते हैं, क्या ऊपर कही हुई बातें उसको इंक्लूड करोगे ऊपर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को, एफडीआर को, पीपीएफ को? ये एग्जाम्प्ट टर्नओवर में कैलकुलेट होता है क्या? ये एक्चुअली में सप्लाई की डेफिनेशन में आता है? अगर आता है तो कैसे आता है, उसको किस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन से बाहर किया हुआ है? और क्या इस केस में मैं आपको ये जो एडवांस टूलिंग का केस है इसकी एक बार इनकम एक्सपेंडिचर खाली इनकम ही बता पाऊंगा कि उसकी जो फाइनल फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड रिसिप्ट होने वाली थी वो लाइकली टू बी 20,12,000। अब 20,12,000 में रिसिप्ट में क्या क्या था? रिसिप्ट, क्योंकि सप्लाई तो होता नहीं है, रिसिप्ट डेफिनेशन अलग है, सप्लाई की अलग है। तो एक रेंट रिसिप्ट होना था 9,84,000 का, बैंक इंटरेस्ट था, सेविंग अकाउंट का या एफडीआर ये मेंशन नहीं है 3,000 का, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ जो उसकी पर्सनल आपको प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसका इंटरेस्ट आना था 2,76,000, और इंटरेस्ट उसने को पर्सनल लोन और एडवांसेस दिए थे उससे इंटरेस्ट आना था 7,49,000। अब इसने सीख किया एडवांस रूलिंग को कि वेदर आई एम लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और जो मेरे खाली रेंट रिसीव है, क्योंकि बाकी सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ और इंटरेस्ट ऑन पर्सनल और एडवांसेस, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेके, क्योंकि जो रेंट रिसीव है खाली वो टैक्सेबल है जीएसटी में, बाकी के लिए एग्जाम्पशन है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है क्या? और एडवांस रूल ने कहा हाँ जी, आपकी एग्जाम टर्नओवर है और एग्जाम टर्नओवर और टैक्सेबल टर्नओवर मिला के 20 लाख से एक्सीड कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। बट अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर एक बार स्टार्टिंग से, एक बार मैं इस चीज़ को बेसिक से लेकर एंड तक करेंगे कि क्या एडवांस रूलिंग की जजमेंट आई, क्या सेक्शन 22 बोलता है, उस सेक्शन 22 है पर्सनल लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन, उसी में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है, और एग्रीगेट टर्नओवर में बोलता है सप्लाईज की बात करता है, वो है सेक्शन 7 में। तो हम इन सभी सेक्शंस को आपस में कनेक्ट करके देखेंगे कि एक्चुअल में उसकी रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी थी कि नहीं थी। तो जब सेक्शन 22 में स्टार्टिंग से रीड करता हूँ, सेक्शन 22 डिस्कस करता है कि एवरी सप्लायर, पहली चीज़ आप समझें सप्लायर, कि एवरी सप्लायर इज लाइबल किसके लिए? रजिस्टर्ड होने के लिए उस स्टेट में जहाँ से वो सप्लाई करता है, अगर इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 लाख। अब 20 लाख से अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग वैसे लिमिट है, बट मैक्सिमम के लिए अगर आप सर्विस के लिए देखें, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है या फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट है वो एक सर्विस की कैटेगरी में आता है, तो सर्विसेज के लिए मैक्सिमम स्टेट्स में लिमिट जैसे 20 लाख है, कुछ स्टेट्स में 10 लाख है, वो स्पेशल स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम वगैरह ये वो। पर हम जिस स्टेट में ये गुजरात की बात कर रहे हैं वहाँ पे सर्विसेज की 20 लाख थी। अगर आप ये सोलली अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो उसके लिए इट इज़ 40 लाख। तो सेक्शन 22 बोल गया कि आपने रजिस्ट्रेशन तब लेनी है जब आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीज 20 लाख। ओके, अब मेरे को अगर दूसरी चीज जो समझनी है दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलती है कि इसमें इट इंक्लूड्स ऑल सप्लाईज। सर सप्लाई बोला है और ट्रांजैक्शन नहीं बोला है। ऑल सप्लाईज मेड बाय किससे? टैक्सेबल पर्सन ऑन इट्स ओन अकाउंट या फिर ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। और आपको ये पता होगा कि ट्रांजैक्शन टू एजेंट और ये किसी शेड्यूल में भी डला है, शेड्यूल 1 का क्लॉज सी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर होता है इंक्लूड्स ऑल सप्लाई। ऑल सप्लाई में क्या आ सकता है सर? टैक्सेबल भी सप्लाई होगी सर, एग्जाम्ड सप्लाई भी होगी, उसमें नील रेटेड सप्लाई भी होगी, उसमें एग्जम्प्टेड सप्लाई भी होगी, नॉन टैक्सेबल भी, सारी सप्लाईज आ गई। पर उसके लिए इंक्लूड होने के लिए सप्लाई, एग्रीगेट टर्नओवर में आता है शब्द सप्लाई। और अगर हम सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ें वो हमें मिलेगी सेक्शन 7 में।
वो कहता है स्कोप ऑफ सप्लाई। अब स्कोप ऑफ सप्लाई, किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई होने के लिए स्कोप ऑफ सप्लाई की वो कंडीशंस हैं कुछ की, किस फॉर्म में होनी चाहिए, वो सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई बताता है। वो कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अब ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, अब उसने बोला सच एज सेल, ट्रांसफर, बाटर। बाटर का मतलब होता है एक ने मुझे कोई और, जैसे ए ने बी से, इसने बोला तू मेरी कार ले ले और यहाँ से तुझे कोई हार्डवेयर का सामान दे दूंगा अपनी, किसी भी तरह का बाटर हो सकता है। एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अब आगे वाली लाइनों को ध्यान से सुनना। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन, रिपीट कर रहा हूँ कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज शेड्यूल 1 ऐसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लेता है इवन दो दे आर विदाउट कंसिडरेशन। तो उसमें जैसे आपको बहुत, जैसे परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट जिस पे आपने आईटीसी अवेल किया हुआ है, या फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन, तो कुछ उसमें कैटेगरीज हैं जिसमें वो विदाउट अगर कंसिडरेशन भी हो तो भी उसको सप्लाई मान लेता है। तो पहली बात तो उन 4-5 ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 1 में है, उसके अलावा कंसिडरेशन होना एक सप्लाई के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके बाद ये है बाय अ पर्सन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ वाली लाइन जो है मेन सप्लाई की डेफिनेशन को डिफाइन करती है। पहली चीज़ जो है वो डिफाइन करती है दैट इज़ कंसिडरेशन, पैसा होना चाहिए, अनलेस और अनटिल इट फॉल्स अंडर शेड्यूल 1 जो बोलता है विदाउट कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मान लेंगे। और दूसरी सप्लाई होने की सबसे ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब मैं आपसे एक ये नॉर्मल चीज़ आप भी समझ जाएंगे, क्या मेरा सेविंग अकाउंट है, क्या मेरा पीपीएफ अकाउंट है जिसमें मैं पैसे करके सेविंग करता हूँ फ्यूचर के लिए, क्या वो इन दी कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है? योर आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। तो हमें एक चीज़ समझनी है कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो अगर नहीं है, अगर वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा, तो वो नेचुरली एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने में वो, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में वो क्लियर बोलता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन। अब सप्लाईज एग्जम्प्ट भी हो सकते हैं, टैक्सेबल भी हो सकते हैं, पर उसके लिए ट्रांजैक्शन को सप्लाई होना जरूरी है। क्या मेरा पीपीएफ का अकाउंट इन दी कोर्स और उस पर जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है, क्या इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? योर आंसर विल बी क्लियर नो। तो बहुत ही जो ये जजमेंट एडवांस रूलिंग ने दी है, शायद उन्होंने सप्लाई की डेफिनेशन ही नहीं सही। हालांकि एप्लीकेंट ने क्लियर लिखा था कि पीपीएफ का जो मेरा इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं होता। हालांकि उसको शायद, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंट्री नंबर 28 से सेविंग अकाउंट ये वो की उसको डेफिनेशन एग्जाम्शन की ये नोटिफिकेशन की 12/2017 की एंट्री नंबर शायद 28A है। तो वो सेविंग अकाउंट जितने भी इंटरेस्ट हैं पीपीएफ को, उसको एग्जम्प्ट करता है कि अगर हाँ ये बेसिकली जो बैंक वगैरह करते हैं उनकी कोर्स और फर्दरेंस बिजनेस में होने की वजह से ये सप्लाई तो बनता है, बट इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पन, नेचुरली किसी को आप इंटरेस्ट दे रहे हो उस पर 18% जीएसटी लगेगा, नेचुरली उनको एग्जाम्पन इसके लिए देनी थी। पर ये होता बैंक के लिए है कि बैंक के इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसका नेचर है, एनबीएफसी है, उसका नेचर है कि डिपॉजिट आया उस पर इंटरेस्ट दिया, उन्होंने किसी वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन दिया उस पर सीसी पे इंटरेस्ट लिया। तो इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जब पीपीएफ का इंटरेस्ट फॉल नहीं कर रहा, तो हालांकि इसको एडवांस रूलिंग ने कहा नहीं, ये एग्जाम टर्नओवर है। हालांकि वो ये सेक्शन 7 के क्लॉज ए को जिसमें क्लियर लिखा हुआ है फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसको उन्होंने शायद कंसिडर ही नहीं किया, क्या या फिर उनसे क्या गलती हुई है क्या नहीं सकते। हालांकि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया है, तो लोगों जिनके फॉर एग्जाम्पल जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनके एफडी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अक्रू होता है। तो हल्की सी उन्होंने बाई चांस कोई शॉप खोल ली जिसकी मतलब मंथली टर्नओवर
मंथली अगर टर्नओवर देखा जाए, अगर मतलब अराउंड कई होते हैं जैसे 50,000 है, 60,000, पर उनकी एफडी का इंटरेस्ट अराउंड किसी का 80,000 लाख पर मंथ होता है, तो वो दोनों मिला के हो जाए तो फिर इस तरह तो हार्ड चेक पेनल्टी हुई, जिसकी 50,000 की मंथली टर्नओवर है, उसको आप रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बोल रहे हो। तो ये एडवांस रूलिंग को ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत ही मेरे मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत जजमेंट है। हालांकि इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा एक लोग तंग हो गए हैं कि वो रजिस्ट्रेशन उनको करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि एफडी से काफ़ी इंटरेस्ट उनके क्लाइंट को आता है। तो ये ध्यान रखना है कि होपफुली इसमें सीबीआईसी जैसे ही उन्होंने डायरेक्टर रेमुनरेशन पे, जो लोग अपडेटेड रहते हैं उनको पता होगा, डायरेक्टर रेमुनरेशन पे उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर आप उसको सैलरी की डेफिनेशन में लेके जा रहे हैं तो नो टीडीएस, नो जीएसटी। अगर आप उसको प्रोफेशनल सर्विसेज के लेके जा रहे हैं, जैसे सिटिंग फीस पे, तो उन्होंने पहले से क्लियर था कि डायरेक्टर सिटिंग फ़ी पे तो जीएसटी एप्लीकेबल है ही है, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर है कुछ भी है, पर होल टाइम डायरेक्टर की सैलरी है तो वो सैलरी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। वो प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप उसको पी एंड एल में अपने रेमुनरेशन की जगह प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए और उस पर 10% टीडीएस काट रहे हैं 194J सेक्शन में, तो वो फिर उस पर टीडीएस की लाइबिलिटी, जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। तो अब देखिए इस पर सीबीआईसी क्या क्लेरिफिकेशन करती है, जैसे उन्होंने डायरेक्टर रेमुनेशन में किया तो होपफुली इसमें भी वो करेंगे। सो होपफुली गाइज आपको इससे चीज़ें काफ़ी क्लियर की होंगी कि एग्जाम टर्नओवर है तो कैसे होगा, और सप्लाई की बेसिक डेफिनेशन है उसको कैसे पढ़ेंगे। बाकी थैंक यू गाइज।